की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चंपावत में 115 करोड़ से 43 विकास परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने दिया विकास का बड़ा तोहफा। रुद्रप्रयाग में बाल वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे सीएम धामी। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी में संवाद आयोजन। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली का मिला तोहफा, बोनस और महंगाई भत्ता जारी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, हरिद्वार से साबरमती के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, 17 लाख के पार पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। और राज्य कर विभाग के रडार पर पटाखा हुआ ड्राई फ्रूट्स व्यापार, 50 करोड़ की जीएसटी वसूली गई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल में चल रहे सौंदर्यीकरण व सड़क चौड़ीकरण के कार्य के चलते मलीताल रिक्शा स्टैंड के समीप स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत की ऐतिहासिक मूर्ति को हटाकर नए स्थान से किया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक मूर्तियों की शिफ्टिंग सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले तलीताल क्षेत्र में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को हटाया गया था। आपको बता दें कि नैनीताल में इन मूर्तियों का विशेष महत्व है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी का नैनीताल से आत्मीय कनेक्शन रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंडित गोविंद वल्लभ पंत का योगदान देश और विशेषकर इस क्षेत्र के लिए अविस्मरणीय है। गोविंद वल्लभ पंत 1946 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान उन्होंने कई मौलिक सुधार किए थे। उनके सबसे बड़े कामों में से एक था जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों को लागू करना, जिसने किसानों को शोषण से मुक्त कराने का काम किया था। पार्क के आसपास का एरिया उसको चौड़ा किया जा रहा है, जिसके क्रम में उस मूर्ति को पीछे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका पेडेस्टल वगैरह सारा तैयार है। और आज उसको पूरी केयरफुली और रिस्पेक्टफुली उसको जो है पीछे वाले स्थान पर शिफ्ट करा जा रहा है। जो मूर्ति को संरक्षित करने की जहाँ तक बात है, तो उसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा जो भी उसमें उनको ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया है, इस बहाने मूर्ति का भी रेनोवेशन किया जाएगा, पेंट्स वगैरह दोबारा किए जाएंगे उस पर। तो पूरा उसको हिस्टोरिकली और आर्कियोलॉजिकली और बाकी सारी चीज़ों के तहत उसको प्रिजर्व करते हुए उसको शिफ्ट किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अपनाओ कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वह स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करें ताकि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिल सके। वहीं महिला कल्याण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नारी निकेतन का निरीक्षण किया। वहां पर बन रहे 3 मंजिला भवन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की जरूरत थी। पूर्व में उन्होंने निरीक्षण किया था जब उस समय स्थिति काफी खराब थी। ऐसे में नए भवन को बनाया जा रहा है। हमारे जिले में शुभारंभ भी हो गया है। तो ऐसे इस शुभ अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत जो हमने सोचा है, विचारा है और हमें क्रियान्वयन में लेकर आना है और 2047 तक में विकसित भारत बनाना है। तो उसके लिए स्वदेशी का ही एक सिद्ध फार्मूला है जिस पर हम सब लोगों को काम करना चाहिए। स्वदेशी का मतलब देश में ही उत्पादित और देश में ही उसकी खरीद की जाए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार व पारदर्शी प्रबंधन के लिए 6 जून 2025 वक्फ पोर्टल का निर्माण कराया गया है। इसके बावजूद अवैध वक्फ संपत्तियों को दबाने एवं पोर्टल पर दर्ज न कराने की शिकायतें अभी भी सामने आ रही हैं। संपत्तियों को छिपाने का प्रयास करने वालों को सावधान करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने ऐसे लोगों पर एक्शन लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि बोर्ड कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाई जा रही है। जिम्मेदारों को इसके लिए सजग रहने की सलाह भी दी जा रही है।
नहीं जी। जो वक्फ माफिया है, वक्फ इंक्रोचर है या वक्फ का बेनिफिशियरी है जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों को दबा के बैठा है, वो वक्फ को दर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कमर कस चुका है। लेकिन लगातार हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और लोगों से, तमाम लोगों से, मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पोर्टल्स के माध्यम से भी हम लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको वक्फ उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करें। उसको हमने 3 चरण में लिया। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर, आपको बता दें, कार्बेट को निर्देश दिए हैं कि वे नई पॉलिसी लेकर आएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मामले में अगली सुनवाई तक पंजीकरण को अंतिम रूप न दिया जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 नवंबर की तिथि नियत की है। पार्क में जिप्सी पंजीकरण को लेकर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा याचिका दायर की गई थी कि उनको प्रतिभाग का मौका नहीं दिया और कुछ के पक्ष में मोनोपोली इसमें कई साल से क्रिएट हो गई, इस कारण नए स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर कोर्ट ने आज डायरेक्टर कॉर्बेट की असिस्टेंस ली थी, वो अपेयर हुए थे और उन्होंने कोर्ट ने उनको ये कहा कि आप एक नई पॉलिसी बनाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्थानीय लोग पार्टिसिपेट कर सकें इस रोजगार में, उनको प्रतिभाग का मौका मिले। और साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट कि जब तक इसमें अगली सुनवाई नहीं होती और कोई ऐसी पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हो जाती जिससे अधिक से अधिक स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले, तो तब तक इसमें जो वर्तमान पंजीकरण प्रक्रिया है उसको फाइनल ना किया जाए, उसको होल्ड पर रखा जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां क्षेत्र के ग्राम नदन्ना में युवक मंगल दल के चुनाव को लेकर बुलाई गई खुली पंचायत बैठक के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के पूर्व उप प्रधान अनुज सिंह राणा पर हयात सिंह धामी ने सिर पर ईंट से वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल अनुज सिंह राणा को स्थानीय लोगों की मदद से नागरिक अस्पताल खटीमा में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से घटना की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 पर दी गई। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। खाली बहस हुई थी मेरी, मैं उनसे ये कह रहा था कि आज लड़के नहीं हैं, लड़के सब अपने अपने काम गए हुए हैं, कोई खेती बाड़ी में गया है, कोई कोचिंग करने के लिए गया, कल आएंगे तो कल चुनाव करा लेंगे हम लोग। आधे आपके पर्वती बन जाएंगे, आधे हमारे थारू समाज के लड़के हो जाएंगे, तो उनका गठन करने लगे। मैंने कहा ये तो गलत कर रहे हो। मैंने कहा थारू लड़के हमारे मौजूद नहीं, आप पहाड़ी लड़कों को बना दे रहे हो। तो इतने में उन्होंने क्या करा, सीधे उठ के आए मेरे ऊपर हाथापाई करने लगे। उतने में हाथापाई करा, मेरे को मारा, उतने बाद में चला गया घर से फिर भतीजे उतीजे को लेके आया। मैंने कहा ऐसे गलत कर रहे हैं वो, ये आज दोबारा ईंट उठा के मेरे सिर पे मार दिया। रामनगर से अगली खबर है, जहां बुधवार को उत्तराखंड पेयजल अनुकरण परिषद के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य को पहली बार रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने उनका स्वागत किया। तो वहीं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दिनेश आर्य नगर पालिका सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही पेयजल से संबंधित जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्थानों पर इस योजना को पूरा नहीं किया गया है उससे तत्काल पूरा किया जाए। तो वहीं रामनगर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता को पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वास्तव में जब से मैं दायित्व मिला है, इस रामनगर डिवीजन में आना मेरा नहीं हो पाया था। नैनीताल जिला हो या हल्द्वानी हो या और क्षेत्रों में जाना हुआ। मैं इस क्षेत्र में सिर्फ इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जल जीवन मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी सामान्य वर्ग से निकल के देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी में पहुंचे और उन्होंने अपने जीवन में देखा था कि सर्वाधिक जो समस्या है वो पेयजल की होती है और उसमें विशेषकर जो घर की महिलाएं होती हैं वो ज्यादा प्रभावित होती हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर हल्द्वानी से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली व भाई दूज सहित अन्य त्योहारों पर मिलावटखोर कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। विभागीय टीम ने आज अलग अलग इलाकों की दुकानों पर छापेमारी करते हुए जांच के लिए खाद्य सामग्रियों के नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए लैब भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग में तैनात ट्रेनी IAS अंशुल भट्ट ने बताया कि जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अभी जैसा आप देख रहे हैं, कोहरे का मौसम आ ही रहा है और इसी क्रम में हम लोग जो हमारे DM सर है उनकी अध्यक्षता में पूरी नैनीताल जिले में मुहिम चला रहे हैं। अलग अलग जगह जाकर जैसे डेयरी हो गए, वहाँ पे पनीर दूध के सैंपल, ये मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयों के सैंपल। स्पेशली एक शिकायत आती है कि खोया कई जगह सही नहीं होता, तो उनके सैंपल हम लोग लगातार ले रहे हैं और अभी सभी सैंपलों को रुद्रपुर में जो लैब है वहाँ भेजा जाएगा और जो सैंपल सही पाए जाते हैं उनका ठीक है, जो सैंपल सही नहीं पाए जाते उनका फिर प्रॉपर मुकदमा चलता है ADM कोर्ट में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में गन्ना विकास समिति की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि बैठक में दूसरे क्षेत्र का एक नेता और डायरेक्टरों के अलावा कई अन्य बाहरी लोग भी शामिल हो गए। इस पर गन्ना समिति के उप सभापति और कुछ डायरेक्टर भड़क उठे और उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान जमकर बहसबाजी हुई, हाथापाई हुई की नौबत आ गई। बोर्ड सभापति अनुराग भी बैठक से चले गए। समिति सचिव सूरज भान ने बताया कि हंगामे और बहिष्कार के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि बैठक में गन्ना मिल और किसानों से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। हाँ, सब क्षेत्रीय डायरेक्टर इकट्ठे हुए थे समिति में और जो मीटिंग प्रस्तावित की गई थी, मीटिंग के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। किन्हीं कारणों को लेकर आज आपसी मतभेद की वजह से यहाँ के स्थानीय डायरेक्टरों ने कुछ बाहरी लोगों का विरोध करने की वजह से जो है मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। व्यक्ति का तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो बोर्ड बैठक में बैठा था, प्रबंध कमेटी में सुना तो है कोई था, लेकिन ऐसा नहीं। केवल मात्र मैंने ये कहा, सभी डायरेक्टर लोगों को हाथ जोड़कर विनती की कि जो इलेक्टेड डायरेक्टर हैं हमारे मीटिंग में वही बैठेंगे, जो साथ में आए हुए सदस्य हैं उनसे विनती करता हूं कि आप मेरे वाले ऑफिस में बैठ जाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा आत्महत्या के मामले को लेकर आज युवा कांग्रेस व NSY के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सरकार पर सवाल भी खड़े किए। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केरल की घटना उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीतिक विषय बनाकर जनता को उकसाने का कार्य करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। बात करें प्रदेश कांग्रेस के युवा नेताओं की, तो वे सब हाल ही में संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर जिस प्रकार से जगह जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन किए गए, उससे कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ता बौखलाहट में है, जिसके चलते वह प्रदर्शन कर संघ की छवि को खराब करना चाहते हैं। केरल के अंदर जो घटनाएं हुई है, हम उस घटना को उचित नहीं मानते हैं। हर राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है उन घटनाओं के दोषी को सजा दिलाती है और उसको राजनीतिक इशू बनाकर कांग्रेस के सुरक्षित करने का काम करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है। आज उसकी शाखाएं गाँवों में चली गई है। अभी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार के संघ के कार्यक्रम में प्रदर्शन हुए, उसने कांग्रेस के अंदर बौखलाहट पैदा की है। उसी बौखलाहट का नतीजा कार्यालय पर प्रदर्शन है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों के ड्राइवर ने ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की मांग करते हुए आपको बता दें निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो भी ठेकेदार यहां आते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती। कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। वहीं ठेकेदार पर दबंगई का आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार उन्हें तेजाब डालकर मारने की धमकी दे रहा है। बढ़ाई जाए, हमारा इंश्योरेंस कराया जाए, क्योंकि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है। कोई दुर्घटना होती है तो उस ड्राइवर को घर बैठा दिया जाता है, तो कोई क्लेम नहीं मिलता है। दूसरा कि परिवार में कोई दिक्कत हो जाए तो उसके पैसे काट दिए जाते हैं। पैसे ना काटे जाए, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसको कुछ पैसा दी जाए। ठेकेदार द्वारा धमकाया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा हमें जो है एक वो दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है ऐसा होता है कि मगरमच्छ के आगे फेंक दिया जाता है और तेजाब डाल के जला दिया जाता है। तो ठेकेदार भी जो अभी आया है उसकी
बात करने का तरीका बहुत गलत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम के नवागत आयुक्त पारितोष वर्मा ने पदभार ग्रहण करते हुए आपको बता दें स्पष्ट किया है कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। नगर निगम साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण और मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि मूल कार्यों को सजगता और सतर्कता पूर्वक पूरा कराएगी। इन बुनियादी मोर्चों पर नगर निगम अमला सबसे अधिक तवज्जो देते हुए लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। आयुक्त वर्मा ने स्वीकार किया है कि ट्रंचिंग व बेंडिंग जोन न होकर शहर की प्रमुख चुनौतियां न होना ये प्रमुख चुनौतियों में आते हैं। इनका स्थायी समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बेंडिंग जोन चिन्हित कर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को छोटे कारोबार संचालन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नगर निगम तो साफ सफाई का कार्य है, कूड़ा निस्तारण के साथ साथ स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त रखना और जो हमारी सफाई व्यवस्था है इसको और बेहतर करना, ये हमारे प्राथमिकता में प्रयास रहेंगे। जो मुख्य चैलेंजेस हैं, हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है, इसके अलावा वेंडिंग जोन है, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की जो समस्या है उसका समाधान हो और साथ ही कुछ वेंडिंग जोन चिन्हित हों और छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग इत्यादि बनाने का ये भी प्रयास किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सेविका कर्मचारी यूनियन उत्तराखंड ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। पहले यूनियन की कार्यकर्ती एक साथ इकट्ठा होकर रैली के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द इन मांगों का निस्तारण करने की मांग की। आज हमारा जो यहाँ पे प्रदर्शन रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि 2023 में सभी आंगनबाड़ी संगठनों के द्वारा बहुत प्रदर्शन किया गया था, धरना बहुत जुलूस हुआ था। तो सरकार ने हमारी सरकार से मुलाकात हुई थी, उसमें सरकार के द्वारा रखा गया था कि सभी उनका 3 जितने भी हम ये संगठन हैं, आज हमारी मांगों को क्या हमारी जायज मांगे है। सबसे पहले तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारी पदोन्नति है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविकाओं की जो पदोन्नति है वो हमारी 50% कोटा रखा है। विगत 3 सालों से जो है अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है मुख्य सेविका के पदों पर। 1, 2 और 3 साल हमारे जो 2023 से और जो ये 25वां जो 2025 चल रहा है, इसमें हम ये चाहते हैं कि 3 साल का जो मार्जिन हो, कम से कम हमारी सीटें बढ़ाई जाए। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज अंतर्गत नया गांव स्थित कार्बेट वाटरफॉल का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सामुदायिक आधारित पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि कार्बेट वाटरफॉल एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जहां पर्यटकों को उत्तम सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे वन विभाग की आय में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने नैनीताल रोड में खाली पड़ी वन भूमि में जंगल वन बनाने की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान डीएफओ रामनगर ध्रुव सिंह मरतोलिया, एसडीओ कामिनी आर्य, रेंजर मुकेश जोशी, विधायक प्रतिनिधि मयंक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आज माननीय वन मंत्री जी के कर कमलों से कॉर्बेट फॉल का शुभारंभ उद्घाटन किया गया है। कॉर्बेट फॉल नैनीताल जिला ही नहीं पूरे उत्तराखंड का एक सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण स्थल है। की जो आज शुरुआत हुई है सीजन की, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही था भारत सरकार का कि हम इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह नौजवानों के रोजगार दे सकें और रोजगार देने के साथ साथ आम आदमी को जो हमारी नैसर्गिक सुंदरता है जो नेचर ने हमें दी है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले के बागेश्वर में आयोजित सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने के लिए सहकारिता मंत्री उत्तराखंड धन सिंह रावत बागेश्वर पहुंचे। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में आयोजित कार्यक्रम में धन सिंह रावत का भव्य स्वागत किया गया। कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में सहकारिता विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी जनता के बीच रखा गया। मीडिया से संवाद करते हुए बागेश्वर की धरती से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इस वर्ष पूरे देश में सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बागेश्वर में 58,000 किसान सहकारिता विभाग से लाभान्वित हो रहे हैं। बागेश्वर में सहकारिता बैंक की 4 नई शाखा भी खोलने की घोषणा की गई है। ग्रामीण किसानों को माइक्रो एटीएम भी दिया जाएगा। बागेश्वर में प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य के सवालों में भी उलझे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत कुमाऊं के स्वास्थ्य की भीषण समस्या और शिक्षकों की समस्याओं से अनजान बनते दिखे। 2025 जो साल है ये जो है पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और हम पूरे 13 के 13 जिलों में हमारा विभाग जो है सहकारिता मेले कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी अल्मोड़ा का सहकारिता का मेला संपन्न हुआ है और पौड़ी का हो गया है और आजकल बागेश्वर का चल रहा है। यहाँ पे नई शाखाएं खुलेंगे तो किसानों को जो है बैंक की जो सुविधा है वो उनके निकटतम क्षेत्र में मिल जाए। अगली खबर की ओर। जनपद गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और भालू के बढ़ते आतंक से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जिला पंचायत सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वन्य जीवों के लगातार हमलों से ग्रामीणों और उनके मवेशियों की जान को हो रहे खतरे पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारी और अन्य सक्षम अधिकारी मुख्यालय से नदारद रहते हैं, जो प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। कांग्रेस व जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी और उत्तराखंड शासन को भेजे ज्ञापन में तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर शासन में बैठे आला अफसर व नेता पलायन का ढोंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गाँव में बचे खुचे ग्रामीणों का जीना जंगली जानवरों के कारण दूभर हो गया है। सर, हमारे क्षेत्र में जो भालू का आतंक फैला हुआ है विगत 2 महीने से, उसने अब तक 30 से 40 मवेशियों का अपना शिकार बना चुका है। वो अभी जस्ट कल ही उसने एक गाय को मारा है और बहुत बुरी तरह वो उनका हाल कर रहे हैं। सर, लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं कि लोग अब डंडे लेके हमारे पीछे भागने को हैं कि आप जनप्रतिनिधि होकर इस चीज़ को प्रशासन स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे ये धरना रखा था कि हम जिलाधिकारी महोदय को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे कि इतना आतंक राढ़ क्षेत्र में 2 महीने से इसका आतंक है और चौबटेखाल विधानसभा में इसमें इतना आतंक है कि अब मवेशियों को और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जान माल का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के जो भी वो हैं तो उनको तो पहले मैं नमस्कार करता हूं दर्शकों को कि जो इस चैनल को देखते हैं, इस चैनल को बहुत से ज़्यादा वायरल किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो बात कही कि जब मैं चुनाव रैली में जब प्रचार में थी तब भी लोगों की यही हमसे शिकायत रहती थी कि आप अगर जीतते हैं तो यहाँ पे बंदरों ने बहुत आतंक मचाया है, यहाँ पे जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये समस्या हमारे 2 महीने से चल रही है। पिछले 6 अगस्त मुझे याद है कि 6 अगस्त को पहली घटना घटी थी और 6 अगस्त से लेकर आज 15 अक्टूबर हो गई, कम से कम 2.25 महीने हो चुके हैं। हम लगातार हमारे तमाम जो स्थानीय लोग हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, हम जिला पंचायत है वहाँ पे, और हमारी ये मांगे है कि हमको भालू ने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि खुद मैं अपनी बात करूँ तो हमारे 4 बच्चों सहित मैं छानी में रहता हूँ और भालू हर तीसरे दिन में मेरे ही अकेले गाँव पुचोली में जो है 13 मवेशी मार दिए उसने। आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से राढ़ क्षेत्र में जो भालू का आतंक हो रहा उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार कुछ समय से ये इस तरह से जो जानवरों पर हमला हो रहा है, इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूर्व में भी वन विभाग को और हमारे सब डिवीजन अधिकारी को भी निर्देशित किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।